जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को याद है, करंट अफेयर का जो आपका रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें आज हम 29 सितंबर का करंट का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आज की क्लास में आपका गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र, उसका जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत जो है हमारा, उसकी महत्वपूर्ण जो डेट हैं और जो घटनाएं हैं उनको इसमें रखा गया। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज की अपनी क्लास में। आधुनिक भारत में हम 1901 से 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं इसके बीच में जो हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पहली है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। और 7 अगस्त जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो भारत के वायसराय उस समय आपके करजन थे, ठीक है। कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी 7 अगस्त 1905 को किया गया था। जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी करजन के समय, तब कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। फिर आती है आपकी 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया और इसी दिन रक्षाबंधन दिवस भी 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। और बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया लागू कर दिया था, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। आगे बात करें 1907 की। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न कि नरम दल और गरम दल का जो विभाजन है वो 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो दलों में टूट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था, नरम दल और गरम दल के बीच में, ठीक है। आगे बात करें इसी में, आगे बात करें 1909। 1909 में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत 1909 में ही हुई थी। क्लियर है। अगला 9 जनवरी 1915 की बात करें तो गांधी जी भारत आए थे। कहाँ से भारत आए थे? अफ्रीका में थे गांधी जी। कहाँ थे? अफ्रीका में। अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 2025 वाला जो है वो आपका इस बार भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था, प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर है। आगे बढ़े। आगे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ये बात मैंने आपको समझा दी। और 2025 का जो है आपका वो भुवनेश्वर उड़ीसा में 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। क्लियर है। आगे बढ़े। आगे है 1916। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। इसी में नरम दल और गरम दल का विलय हो जाता है, यानी इनमें जो ब्रेकअप हुआ था वो फिर से पैचअप में बदल जाता है। वीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है और होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। ये होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे। और बीएचयू की स्थापना भी इसी समय हुई थी, ठीक है। क्लियर है। अब बात करें 1917 की। 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता
एनी बेसेंट ने की थी। और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह होता है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था और ये बिहार में हुआ था। आगे बात करें आपसे 1919 की, तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया और जलियांवाला बाग नरसंहार भी आपका 1919 में आया था, हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। 1920 की बात करें, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी 1920 में। क्यों त्यागी थी? तो 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसी के उसमें गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगले की आपसे बात करें, अगला है अपना फरवरी 1922। तो फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना होती है और असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में समाप्त कर दिया जाता है। बात करें आपसे 1923 की, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। 1924 की आपसे बात करें तो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1924 में होता है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की तो वो है आपका बेलगाम अधिवेशन, और बेलगाम आपका कर्नाटक राज्य में बेलगाम स्थित है। तो ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसी में आगे आपसे बात करें 1925 की, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता आपकी सरोजनी नायडू ने की थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस में शामिल हुई थी और कांग्रेस के इन्होंने अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, कांग्रेस की आपसे प्रथम महिला अध्यक्ष भी पूछ सकता है, ठीक है, प्रथम महिला नहीं, सॉरी प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ सकता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आप एनी बेसेंट को याद रखेंगे, एनी बेसेंट, ठीक है। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो आप सरोजनी नायडू को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें, 9 अगस्त 1925। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को होती है जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे काकोरी ट्रेन एक्शन में। इन नामों को 100% याद रखना, पेपर में यहाँ से सवाल बनता है, आपको इनमें से कोई एक नाम देगा और नहीं देगा और पूछ लेगा कि कौन उसमें शामिल था, ठीक है। अगले की बात करें हम 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन बना कब था? तो 1927 में बना था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट भी आपकी 1928 में ही आई थी। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में। 1929 की आपसे बात करें तो लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में ही और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ये बिंदु भी आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। बात करें 1930 की तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरुआत करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ये यात्रा समाप्त की जाती है। तो दांडी मार्च भी 1930 में, 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरुआत और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाके समाप्त होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी इसी में और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। अगले की बात करें 5 मार्च 1931 तो ये गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ये 100% आप याद रखना, काफी बार ये डेट एग्जाम में पूछी गई है और ये गांधी इरविन समझौते वाली भी आपको याद रखना। अगले की बात करें 1932 में सांप्रदायिक पंचांट आया था जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड लेके आए थे। सांप्रदायिक पंचांट को कौन लाया? रैमजे
मैकडोनाल्ड। और सितंबर में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है। पूना पैक्ट जो सितंबर माह में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1940 की आपसे बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940 में हुई थी, जिसमें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही की अगर आपसे बात करें तो विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। क्लियर है यहां तक। अगले की बात करें 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इस समय जो वायसराय थे वो लिनलिथगो थे। लिनलिथगो के समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑपरेशन जीरो आवर की भी शुरुआत 1942 में होती है और करो या मरो का नारा दिया गया था। ये करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा दिया था। आगे आपसे बात करें मार्च 1946 में, तो ये कैबिनेट मिशन का गठन मार्च 1946 में किया गया था, जिसके सदस्य पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। और भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगली आपसे बात करें 9 दिसंबर 1946 की, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसका जवाब आपका होगा राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे इसमें बात करें 13 दिसंबर 1946 की, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। क्लियर है। अगली आपसे बात करें 3 जून 1947 की, तो ये माउंटबेटन भारत के वायसराय बने थे 3 जून 1947 को। ठीक है। भारत व पाकिस्तान को अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो ये भी 3 जून 1947 को ही भारत और पाकिस्तान को अलग करने की घोषणा की गई थी। बात करें 18 जुलाई 1947 की, तो स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को आया था। अगले की बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो ये संविधान बनकर तैयार हुआ और इसके 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी में आगे आपसे बात करें 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था पूर्णतः। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है यहां तक। तो ये है हमारी गायत्री मंत्र जो हमारा होता है उसकी क्लास यहाँ खत्म होती है। ठीक है। गायत्री मंत्र की क्लास आपकी ये गायत्री मंत्र आपका खत्म होता है। एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं कि गायत्री मंत्र को आपको कैसा लगा, कैसा रहा, किस तरीके से मैं समझाने में आपसे कामयाब हुआ या नहीं। तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास के रिवीजन की तरफ। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम 29 सितंबर की करंट का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि 29 सितंबर की जो करंट है उसका रिवीजन आज कराया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सॉरी ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। इसको आप अगर स्कैन करते हैं तो आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लें ताकि डेली क्लास की अपडेट, अगर क्लास थोड़ी बहुत लेट होती है या कुछ और भी जो जानकारी है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे दी जाए। तो इसी के साथ हम पहुंचेंगे आज अपनी करंट की क्लास पे। चलिए, हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है? तो ये की है अंडमान बेसिन में। कहाँ की है पहली बार?
तो पहली बार आपकी अंडमान बेसिन में की है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो आपका साउथ बटन है और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछ ले तो ये वेरन ज्वालामुखी है जो अंडमान में स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो ये तुम्हारा नई दिल्ली में आयोजित किया है संस्कृति मंत्रालय। क्लियर है? हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का है, उसे शामिल किया गया है। विंबलडन 2025 का पुरुष विजेता आपसे पूछे तो जेनिक सिनर विंबलडन 2025 का पुरुष विजेता है। और महिला विजेता आपसे पूछे तो ईगा स्वाटेक इसकी महिला विजेता है। वहीं रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये सोनाली मिश्रा ने हासिल की है। एसडीजी में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 99वीं रैंक है भारत की एसडीजी में। आपसे एक प्रश्न की इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? महिला कुलपति तो इग्नू की जो पहली महिला कुलपति हैं वो उमा कांजीलाल बनी है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। अगले की बात से बात करें कि हाल ही में न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? तो ये भारत का जो असम राज्य है उसमें सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है। बाल विवाह निषेध एक्ट की आपसे बात करें तो 2006 का ये एक्ट है। इसमें मेल की उम्र 21 वर्ष और फीमेल की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है कि यदि 18 वर्ष से कम की लड़की है तो उसकी शादी आप नहीं कर सकते और 21 वर्ष से कम के पुरुष की शादी आप नहीं कर सकते। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन भारतीय सेना ने मेरठ में किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन कर्नाटक में किया है। ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर वेंकट रमनी को भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है। भारत के पहले महान्यायवादी आपसे पूछे तो एम शीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। वहीं किस देश की जीई एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस M के 1A का दूसरा GE 404 इंजन सौंपा है? तो ये USA ने सौंपा है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय ने 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए हैं। वो ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखों को जब्त कर लिया है। हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार राज्य को गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। भारत का 107वां नेशनल पार्क वो सिमलीपाल उड़ीसा में है। और 58वां टाइगर रिजर्व आपसे पूछे तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का 107वां नेशनल पार्क है वो सिमलीपाल है उड़ीसा का। और 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व। यूक्रेन ने किसे पीएम पद पर नियुक्त किया है? तो यूलिया को यूक्रेन ने पीएम पद पर नियुक्त किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति आपसे पूछे तो प्रेसिडेंट
जेलेंस्की हैं, जेलेंस्की, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे आपसे पूछे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो इसमें इंदौर को शीर्ष स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है। इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध आपका कर्नाटक से है। हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने पशुपालन और मुर्गी पालन इन दोनों को कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया है, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये तुम्हारा गुजरात बना है। और इसको भी आपको याद रखना है कि जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है, इसे शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपका गुजरात बना है। ठीक है, आगे बात करें यूएसए के 47वें राष्ट्रपति, तो वो आपके डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति हैं। और यहीं आपसे पूछ ले 50वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट 50वें हैं जेडी वेंस। ये आपको याद रखना है कि यूएसए के 50वें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस। हाल ही में चर्चा में रहे पोर्टल फोस्कोस का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका फसाई से है। फसाई की स्थापना की बात करें तो 2008 में फसाई की स्थापना होती है। आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पीएम मोदी ने पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन को दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 132 किलोमीटर ये लंबी है। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन जो दुर्गापुर कोलकाता खंड में इसका उद्घाटन किया गया है, और इसकी कुल लंबाई 132 किलोमीटर है। क्लियर है। आगे हाल ही में वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ब्रेंडा कैनेडी को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है उससे ब्रेंडा कैनेडी को सम्मानित किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से ब्रेंडा कैनेडी को सम्मानित किया गया है। अगले की बात करें, हाल ही में यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बना है, तो ये कतर 8वां देश बना है यूपीआई को अपनाने वाला। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है, तो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। ये उपराष्ट्रपति थे। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है, तो ये जर्मनी में आयोजित विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने पहली बार पदक जीता है। किसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है, तो ये इंग्लैंड ने मतदान की जो उम्र है, मतदान की उम्र को 18 वर्ष पहले मतदान की उम्र थी, लेकिन अब इसे कम करके 16 वर्ष कर दिया है। किसने? इंग्लैंड ने। अगले की बात करें, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। भुवनेश्वर कहाँ है हमारा, तो भुवनेश्वर है उड़ीसा में। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो ये तमिलनाडु ने की है। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। हॉर्नबिल महोत्सव की आपसे बात करें, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो आपका नागालैंड का महोत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन
हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है वो तमिलनाडु ने शुरुआत इसका प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है तमिलनाडु ने। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बात करें L&T एनर्जी ग्रीनटेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा में से प्रारंभ करने की घोषणा की है। सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मेरी पंचायत ऐप को दिया गया है। किसको दिया गया है? मेरी पंचायत ऐप को। क्लियर है। अगले की बात करें, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2025 मनाया गया है। इसकी जो थीम है वो पर्यटन और सतत परिवर्तन इसकी थीम रखी गई है। सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? तो ये यशवंत वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें पहला राज्य आपका बिहार बना है। प्रति मतदान केंद्र में 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य बिहार बना है। सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन भी आपका बिहार में हुआ है। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी? एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आपका जो 1.5 घंटे का समय है उसे बिल्कुल कम करके 20 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। आपकी बहुत बचत होती है। आप कुमार गौरव सर से भी क्लास देखें ताकि वहाँ आप 2x की स्पीड पे अच्छे से देखो और मेरे पास आप नॉर्मल 20 मिनट में इसका रिवीजन अच्छे से कर लो। ये 100% की गारंटी है कि करंट का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और गायत्री मंत्र के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। जो आज की क्लास में गायत्री मंत्र कराया है वो आप लोगों को कैसा लगा? उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है या क्लास में कोई सुधार की गुंजाइश है? आप सभी भाइयों का बहनों का बिल्कुल स्वागत है। आप अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि आप अगर मेरे बारे में मेरी कोई कमी निकालेंगे तो मैं उस पर काम करूंगा और बेहतर आगे करूंगा और आप लोगों के फीडबैक से मैं और बेहतर करूँगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।